हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना एएफएम का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल क्या होता है और यहाँ पर सारी चीजें समझाती हूँ। तो ऐसा समझो कि आपकी खुद की एक फैक्ट्री है क्लोथ्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल बेसिकली यहाँ पर आप कॉटन से स्टार्ट कर रहे हो और सिंपल यहाँ पर इसको क्लोथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन को कन्वर्ट करोगे फैब्रिक में। फिर फैब्रिक से जो भी क्लोथिंग आपको बनानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शर्ट्स बनाने हैं तो आप शर्ट्स को यहाँ पर बनाओगे, है ना। अच्छा, अब शर्ट्स बनाकर फिर क्या करोगे? एज अ बिजनेस अपने पास उसका स्टॉक बनाओगे, इन्वेंट्री में रख लोगे, ठीक है। क्या उसे इन्वेंट्री में ही रखोगे? नहीं, आप उसे बेच दोगे, सेल करोगे आप। अच्छा, सेल कर दिया आपने। अब सेल करने के बाद क्या होगा? रिवेन्यू जनरेट करोगे। लेकिन जैसे ही आप बेचोगे, यहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, आपने किसी शॉप ओनर को बेचा, तो जरूरी है कि वो आपको तुरंत पैसा दे देंगे? जरूरी तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आपने सेल तो करा, लेकिन रिवेन्यू भी जनरेट करने के बावजूद आपके हाथ में कैश नहीं आया। अब क्या होगा? इसके बाद आप कैश रिसीव करोगे, जब भी मान लो यहाँ पर आपको हर एक शॉपकीपर ने बोला कि 30 दिन के अंदर अंदर वो पैसा आपको वापस करेंगे। अब आपके पास में कैश आ गया। अब आप क्या करोगे? दोबारा से रॉ मटेरियल परचेज करोगे। ऐसा तो है नहीं ना कि एक बार शर्ट्स बेचनी बात खत्म, अब दोबारा नहीं बनानी। तो हम यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है, जहां पर हमने अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करा, प्रोक्योर करने के बाद में हमने यहाँ पर इसको क्या किया? प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग कन्वर्ट कर कर इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा। फिनिश गुड्स को हमने अपनी इन्वेंट्री में स्टोर किया और फिर उसको हमने सेल किया, रिवेन्यू जनरेट किया। फिर जो भी हमें अमाउंट था वो रिसीव किया और रिसीव कर कर दोबारा से यहाँ पर अपने रॉ मटेरियल की एक इन्वेंट्री तैयार करी। ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ही शॉर्ट में लेकर जाए तो क्या होगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल से हम इसको क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या होगा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बाद में क्या होगा? सेल कर देंगे। सेल करने के बाद में कैश रिसीव करेंगे और कैश रिसीव कर कर फिर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो ये मेरा बन गया ऑपरेटिंग साइकिल। और यहाँ पर जितना भी पैसे की मुझे जरूरत है, इसे मैं बोलूंगी वर्किंग कैपिटल। आगे समझ में वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अब आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, उनका रोल क्या होगा? यहाँ पर केवल वो लॉन्ग टर्म सोर्स या फाइनेंस नहीं ला रहे, ऐसे नहीं कि केवल मशीन और जमीन ही देख रहे हैं। वो साथ में यहाँ पर उनका काम होता है कि वो रॉ मटेरियल्स को परचेज करें, इसके बाद में इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें और इन फिनिश गुड्स को सेल करें। यहाँ पर मेजरली आपका बिजनेस में क्रेडिट पर होता है। तो आपको स्टॉक बनाना है, इन्वेंट्री बनानी है रॉ मटेरियल की, इसकी प्रोसेसिंग करनी है, फिनिश गुड्स को यहाँ पर मेंटेन करना है, और रिसीवेबल्स जो पैसा आपको मिलेगा वो आपके करंट एसेट्स का हिस्सा हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनकी फाइनेंसिंग करनी होती है। अब शॉर्ट टर्म सोर्सेस आपके क्या क्या हो सकते हैं? सप्लायर क्रेडिट, आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा वही आपने उधार पर खरीद लिया, तो सप्लायर ने आपको ऑन क्रेडिट दे दिया कि आप बाद में पैसा दे देना। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने करंट अकाउंट खोला और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज कर लिया। पब्लिक डिपॉजिट्स और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, कमर्शियल यहाँ पर आपके पेपर्स हो सकते हैं और फैक्टरिंग हो सकती है, जिसमें कि हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एक पोर्शन यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेस से भी आता है, ताकि हम स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ला पाए। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपके पास में क्या क्या आ रहा है? आप अपने करेंट एसेट्स को और उनके जो सोर्सेस हैं फाइनेंस के, दोनों ही मैनेज कर रहे हो। और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है कि कितना आपको करेंट एसेट्स की जरूरत होगी और कैसे आप इनके लिए फंड्स लेकर आओगे, पैसा कैसे अरेंज करोगे। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या थी? रॉ मटेरियल्स को परचेज करना, उनको कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, बेचना, बेचने के बाद कैश रिसीव करना और रिसीव करने के बाद दोबारा से मटेरियल को खरीदना। तो अब यहाँ पर साइकिल जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी कि भाई मैंने यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो कितने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा।
अब कॉटन है तो हम एक सीजन के लिए खरीद सकते हैं। मान लो पेरिशेबल गुड्स हैं तो हम उन्हें वीकली मंथली डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज हैं। फिर वर्क इन प्रोसेस हमारा कितना लगेगा यहाँ पर, अगर एक शिप है तो शिप बनाने में माइट भी एक पूरा साल भी लग जाए, लेकिन अगर क्लोथ्स बनाने हैं तो आपको एक दिन में भी बहुत सारे क्लोथ्स बन सकते हैं। और क्या आपकी क्रेडिट टर्म्स है कस्टमर्स के लिए कि कितने दिन में आपका पैसा वापस आना चाहिए। तो जितनी लंबी आपकी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल साइकिल रहेगी, ऑपरेटिंग साइकिल रहेगी, उतनी ही वर्किंग कैपिटल नीड्स आपकी बढ़ जाती हैं। अब आती है बात करेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं एक फर्म के। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि बिजनेस यहाँ पर आपका क्या है। तो जैसे पब्लिक यूटिलिटीज हैं तो ऐसे में हमें लो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हम कैश में सेल्स कर रहे हैं, कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग या फाइनेंशियल फर्म्स हैं तो हमें यहाँ पर हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए, मुझे शेयर्स खरीद कर बेचने हैं या फिर यहाँ पर उसके थ्रू पैसा अर्न करना है, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो बड़ा अमाउंट होना चाहिए और हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स लो रहेंगे। साइज ऑफ बिजनेस की बात आ जाए यहाँ पर, तो अगर फर्म बड़ी है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्रोडक्शन पॉलिसी की बात करें तो जो हमारा प्रोडक्शन है अगर वो धीरे धीरे आपका हो रहा है तो इन्वेंट्री बिल्डअप होती रहेगी हमारी ऑफ पीक सीजन्स में। सीजनल वेरिएशंस की बात करें तो हायर वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है बिजी सीजन्स में, जैसे कि यहाँ पर अगर एसी है तो गर्मियों में ज्यादा डिमांड आएगी तो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी। ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर आपके लिए डिटरमिन करेगी कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो टिपिकल करेंट एसेट्स आपके क्या रहेंगे, सबसे पहले तो कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे आपके चेक्स हो गए है ना। कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, जहां पर आप इन्हें इजीली अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स एक्सेट्रा। इन्वेंट्री, आपके पास जो रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश गुड है वो दोनों ही आपकी इन्वेंट्रीज में जाएंगे। रिसीवेबल्स, जो आपने बिल्स बनाए हैं जो लोग आपको पैसा वापस करेंगे। और अदर करेंट एसेट्स यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें कि हमारे पास अलग अलग चीजें हो सकती हैं जिनको हम अभी शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। तो सोर्सेस क्या है फॉर फाइनेंस फॉर करेंट एसेट्स, तो अगर हमें यहाँ पर करेंट एसेट्स के लिए पैसा चाहिए तो वो पैसा हमें कहाँ से मिल सकता है, किन सोर्सेस से मिल सकता है। सबसे पहले तो जो फर्म की खुद की वर्किंग कैपिटल फंड्स हैं, तो यहाँ पर हमारी फर्म को कम से कम 25% टोटल करेंट एसेट्स का खुद से फाइनेंस करना होगा, तो इसे बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ये हमारी कैसे हो सकती है कि हमने अपने शेयर्स इश्यू कर दिए या फिर बैंक से कोई लॉन्ग टर्म के लिए डेट ले लिया। अब टोटल करेंट एसेट्स अगर 100 लाख के हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंस मेरे पास में 75 लाख रुपीस का है तो नेट वर्किंग कैपिटल 25 लाख रुपए होगा। ठीक है, तो 100 में से हमने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस को माइनस कर दिया तो वर्किंग कैपिटल आ गया मेरे पास 25 लाख रुपए। और करेंट रेशियो हमें निकालना है तो क्या होता है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मेरे पास में जो मैंने यहाँ पर लोन लिया मान लो शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये मेरे पास हो गया 75 लाख रुपीस का और करेंट रेशियो मेरा आ गया। नेक्स्ट आते हैं अक्रूअल्स। अक्रूअल्स में क्या देखा था कि हमने सामान बेच दिया, पैसा अभी आना वापस बाकी है, तो गुड्स यहाँ पर हमारे सेल हो गए तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है हमने अर्न कर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज अक्रूड बट पेएबल लेटर। हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदा, अब रॉ मटेरियल जब हमने खरीदा तो सप्लायर ने ऑन क्रेडिट दे दिया, तो सामान तो हमारे पास आ गया यहाँ पर, लेकिन पेमेंट हमें बाद में करनी है। या फिर सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टैक्सेस हो सकते हैं, ये आपकी किस में आती हैं, करंट लाइबिलिटीज का हिस्सा होती हैं और ये एक सिग्निफिकेंट या फिर कंट्रोलेबल सोर्स नहीं होंगी। ट्रेड क्रेडिट, तो क्रेडिट अगर हमें सप्लायर से मिल रहा है तो वो किस किस चीज पर बेस्ड होगा कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ पर जो सप्लायर है वो कितने दिन में अपना पैसा वापस लेते हैं, कुछ सप्लायर्स 90 दिन में लेते हैं, कुछ 45 दिन में लेते हैं। फर्म की पेमेंट हिस्ट्री और लिक्विडिटी कैसी है, फर्म क्या टाइम पर पेमेंट कर देती है या नहीं कर देती है, और साथ में फर्म के पास इनफ कैश होता है कि वो पेमेंट कर पाए, उसके ऊपर भी यहाँ पर ट्रेड क्रेडिट डिपेंड करेगा। अगर फर्म पेमेंट टाइम पर नहीं करती है जो प्रॉमिस किया तो लोग यहाँ पर नहीं देना चाहेंगे उधार, है ना। और प्रॉफिटेबिलिटी, अगर फर्म प्रॉफिट में ही नहीं है, लॉस में नहीं है, तो कोई अपना पैसा डुबाने के लिए तो देगा नहीं।
अब फर्म को क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। अगर आप कभी भी किसी से भी सामान उधार पर खरीदने जाते हो तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर महंगा सामान देता है, आपके लिए कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। या फिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, तो ये डिपेंड करेगा कि प्राइसेस में ये इम्प्लिसिट है या क्या है। ऑल्सो लिक्विडिटी पोजीशन आपकी क्या है, तो यहाँ पर नेगोशिएशन पावर। अब वर्किंग कैपिटल एडवांस हम ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक है फंड बेस्ड, एक है नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड होता है जब बैंक यहाँ पर गारंटी दे रहा है कि भाई मेरा कस्टमर पेमेंट कर देगा। सप्लायर से सामान खरीदना था बी को, ठीक है, और यहाँ पर सप्लायर ने मना कर दिया, तो बी ने बोला कि ठीक है मैं बैंक से गारंटी दिलवा देता हूँ या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। या फिर फंड बेस्ड जैसे कैश क्रेडिट हो जाता है, ओवरड्राफ्ट, लोन, बिल डिस्काउंटिंग। तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता था लेकिन अब इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है, और यहाँ पर बैंक के डिस्क्रिप्शन पर असेसमेंट किया जाएगा कि बैंक यहाँ पर कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करेगी। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट्स। तो अपन के पास में यहाँ पर पैसा हमने पब्लिक से रेस कर लिया और ये आरबीआई ने रेगुलेट नहीं किया, तो कंपनी के फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बेस्ड होते हैं और कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जहां पर एक कंपनी डिपॉजिट्स कर रही है दूसरी कंपनी के पास में, जैसे कॉल डिपॉजिट्स हो सकते हैं आपके, और 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रोक्योरमेंट हो गया, अनरेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट्स हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं। राइट डिबेंचर्स फॉर वर्किंग कैपिटल, तो अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो जैसे बॉन्ड्स होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर राइट डिबेंचर्स अपने शेयर होल्डर्स के लिए कर देते हैं, तो ये शेयर होल्डर्स ही यहाँ पर पैसा दे देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन फंड्स को हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल पेपर्स, इनको आप काफी ज्यादा डिटेल में अपने इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स हैं। अगर यहाँ पर हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स, बेसिकली A3+ रेटिंग जिनकी कॉर्पोरेट्स की होती है वही इसे इशू कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी NBFCs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास में स्टैंडर्ड फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं वो एलिजिबल हैं इसे इशू करने के लिए। नेटवर्थ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, और इनको केवल वही एंटिटीज इशू कर सकती हैं जिन्हें आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। डिनोमिनेशन की बात करें तो आपका ये 5 लाख मिनिमम होना चाहिए। और कैसे होते हैं कमर्शियल पेपर, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 13 लाख का यहाँ पर अलाउ होगा, कमर्शियल पेपर नहीं होगा। मैच्योरिटी यहाँ पर 7 दिन से 1 साल तक की होती है। इशू करेंगे इसको डिस्काउंट पर, आप इसे डीमैट फॉर्म में भी रख सकते हैं, दैट इज आपको इसे फिजिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग आपकी A3 होनी चाहिए। इसके साथ में कोई भी पुट या कॉल ऑप्शंस नहीं होते हैं और ये आपके अंडर रिटर्न नहीं होते। बाई बैक यहाँ पर अलाउ किया जाता है आफ्टर 30 डेज। अगर आप इन कमर्शियल पेपर्स को इशू करने के बाद वापस खरीदना चाहते हो तो इशू डेट से 30 दिन के बाद ही आप इसे वापस खरीद सकते हो, वो भी सेकेंडरी मार्केट से। नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है इसे थोड़ा अच्छे से समझना। मान लो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है A, एक है B। A ने सामान बेचा B के पास और एक बिल यहाँ पर बना कर दिया। अब B ने इस बिल को साइन कर कर A को वापस कर दिया। अब यहाँ पर इस बिल के अकॉर्डिंग 6 महीने के बाद में पैसा आना था, लेकिन A को जरूरत 3 महीने के बाद पड़ गई। तो A क्या करता है, यहाँ पर बैंक के पास जाता है और बैंक को इस बिल को देकर बोलता है कि आप मुझे पैसा दे दो। बैंक यहाँ पर 75 से 80% तक का पैसा दे देती है और अपना डिस्काउंट फी चार्ज करती है, ठीक है। और बाकी जो पैसा बच गया वो कब देती है, जब यहाँ पर 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और B से पैसा रिसीव कर लेगी। तो ये आपका विद रिकोर्स भी हो सकता है और विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। विद रिकोर्स में क्या है, विद रिकोर्स में अगर बी ने पैसा नहीं दिया, बी डिफॉल्ट कर गई पेमेंट पर, तो सारा पैसा ए को देना है बैंक को वापस। विदाउट रिकोर्स में ए के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पैसे को वापस करने की। तो फाइनेंसिंग यहाँ पर आपके फैक्टर कौन है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें पैसा दे रहा था। तो यहाँ पर फैक्टर जो बैंक है वो या तो हमारे डेट्स खरीद लेता है
या हमारे क्रेडिट को मैनेज करता है और सेल्स लेजर को, जैसे हमने अपना बिल का एग्जांपल दिया। तो ये विद या विदाउट रिकोर्स हो सकता है। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग अलाउ करती है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पर हमें केवाईसी गाइडलाइंस, जेन्युइन इनवॉइसेस, कलेक्शन अरेंजमेंट्स और ईडीपीएमएस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है ईडीपीएमएस, जिसे हमें फॉलो करना है। अब आता है फोरफिटिंग। तो फोरफिटिंग भी आपका जैसा फैक्टरिंग है वैसा ही होता है, बट यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर ए ने पेमेंट यहाँ पर मांगी बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, बैंक यहाँ पर इनको पूरा पैसा दे देगा और अपना डिस्काउंट यहाँ पर चार्ज कर लेता है। ठीक है, और ये आप डोमेस्टिक मार्केट्स में ज्यादा यूज करते हो, सॉरी आप यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट्स में ज्यादा यूज करते हो। इसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट्स के साथ यूज कर रहे हो, और ये हमेशा विदाउट रिकोर्स होता है। ये फैक्टरिंग और फोरफिटिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फैक्टरिंग जो है वो आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में चलती है। ठीक है, और फोरफिटिंग क्या होती है, फोरफिटिंग आपकी केवल और केवल इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ में जब आप डील कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर रहे हो। अच्छा, फैक्टरिंग आपकी विद या फिर विदाउट रिकोर्स हो सकती है, लेकिन फोरफिटिंग जो है ये आपकी विदाउट रिकोर्स ही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, एक्सपोर्टर जो है वो यहाँ पर बायर के क्रेडिट रिस्क से फ्री है। अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो पैसा किसने देना है, बैंक ने देना है। अब ट्रेड क्रेडिट अगर हमें चाहिए इंपोर्ट्स के लिए, हमने इंपोर्ट करना है, तो हम रुपीज में यहाँ पर इसको रेज कर सकते हैं। तो नॉन कैपिटल गुड्स के लिए हमें 1 साल तक मिल सकता है पैसा, 5 साल तक कैपिटल गुड्स के लिए, क्योंकि ये कॉस्टली आते हैं, मैक्सिमम $20 मिलियन पर ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। कोई भी रोल ओवर्स यहाँ पर परमिसेबल पीरियड के बाद में अलाउ नहीं किए जाएंगे। और कॉस्ट जो है वो वर्किंग कंडीशंस को मैच करते हुए आपकी चलनी चाहिए। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए ट्रेड क्रेडिट जो है वो अवेल कर रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो हमारे बैंक्स कैसे असेस करेंगे कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल देना है। तो यहाँ पर अब देखा जाएगा कि हमारा टर्नओवर कितना है। टर्नओवर क्या होता है कि हमारे जो कोर ऑपरेशंस हैं उससे जनरेटेड रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपका ये देखा जाएगा, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग है, पहले से है, तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर कोई नई नई एंटरप्राइज आई है तो फिर क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या यहाँ पर इनका मार्केट शेयर रह सकता है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, और इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या हैं। तो यहाँ पर थॉरो एनालिसिस करने के अलावा भी फ्यूचर टर्नओवर एस्टिमेट्स बहुत जरूरी होते हैं कि भाई फ्यूचर में कंपनी का टर्नओवर क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आपके प्रोजेक्टेड टर्नओवर के अकॉर्डिंग 3 मेथड्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं। तो होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड, सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ ग्रॉस या टोटल वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में कितना इन्वेंट्री है। तो लीड टाइम क्या है कि भाई हमारे पास कितना पहले यहाँ पर प्रोसेसिंग से इन्वेंट्री में सामान आ जाना चाहिए। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी है, मतलब लीड टाइम होता है कि कितना यहाँ पर हमें जो ऑर्डर मिला है और जो ऑर्डर हमें बनाना है। बेसिकली अगर मान लो मेरे पास 50 शर्ट्स का ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आने से उनको यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने तक मुझे कितना टाइम लगा है, कितना टाइम मिला है, वो लीड टाइम है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहेगी, सप्लायर की लोकेशन और नंबर क्या है, कितना यहाँ पर मटेरियल मैं इंपोर्ट कर रही हूँ परसेंटेज के टर्म्स में, और मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। इंडस्ट्री नॉर्म्स भी यहाँ पर यूज होती हैं। फिर आते हैं रिसीवेबल्स या बिल्स। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि भाई मार्केट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हमें मिल सकता है कितने टाइम में। अदर करेंट एसेट्स की बात करें तो हमारे पास कितना कैश है, यहाँ पर हमने कितनी सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट्स की हुई है, एडवांस टैक्सेस हमने कितने फाइल किए हुए हैं। अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ओन सोर्सेस, जैसे कि नेट वर्किंग कैपिटल हमने देखा था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास अपना कितना पैसा है और एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए ताकि करेंट रेशियो को मेंटेन करें।
सप्लायर हमें कितने क्रेडिट पर यहाँ पर सामान दे सकते हैं, और अदर करेंट लाइबिलिटीज जैसे सैलरीज, एडवांस हमें कस्टमर से आया तो वो हमारे पास कितना है। बैंक फाइनेंस, तो यहाँ हम देखेंगे कि टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी है और टोटल अवेलेबल फंड्स हमारे पास कितने हैं, इनके बीच का डिफरेंस। मान लो मेरे पास में 50 लाख रुपए हैं, लेकिन टोटल अमाउंट जो लगेगा वो 1 करोड़ लगेगा, तो 50 लाख रुपए का एक गैप जो है वो मेरा बन जाएगा, और इसमें से हम जो टोटल अवेलेबल फंड्स है उसमें बैंक फाइनेंस को नहीं लेंगे। अगर मान लो मेरे पास ये जो 50 लाख रुपए थे, इसमें से 10 लाख रुपए तो मैंने बैंक से ही लोन ले रखा है, तो इसको मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं करूंगी, फिर मैं केवल 40 लाख लूंगी और 1 करोड़ में से 40 लाख रुपए ही माइनस करूंगी। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स ऑफ लैंडिंग पर। तो यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड लैंडिंग का है जिसमें कि जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है वो एटलीस्ट 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो हमारे ओनर्स हैं वो कम से कम 25% यहाँ पर अपना पैसा खुद का लगाएंगे, चाहे शेयर्स चाहे लॉन्ग टर्म लोन, और इसमें भी बैंक के थ्रू जो लोन मिल रहा है उसे एक्सक्लूड करेंगे। तो टोटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, और इसमें बैंक फाइनेंस माइनस किया। मान लो मेरे पास टोटल करेंट एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के, टोटल करेंट लाइबिलिटीज मेरे पास है 30 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया था इस 30 लाख रुपए में से। तो अभी मेरे पास में अगर वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है तो क्या करेंगे, 50 में से 25 माइनस करेंगे, ना कि 30। क्यों? क्योंकि बैंक का जो फाइनेंस है 5 लाख का वो हमने हटाना है। फिर आता है सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल हमारी एटलीस्ट 25% हमारे टोटल करेंट एसेट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग में क्या लेते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल करेंट एसेट्स थे कितने थे, 50 लाख रुपए। तो हमें क्या करना है, हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो अगर इसकी 1/4 कितनी है, ठीक है, वो हमें देखना है कि भाई 50 लाख का 1/4 अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग में क्या है कि जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो हमारी 100% कोर करेंट एसेट्स की होनी चाहिए और 25% रिमेनिंग करेंट एसेट्स की। एक एग्जांपल से समझते हैं। रॉ मटेरियल मेरे पास 200 लाख का है, स्टॉक जो प्रोसेसिंग में है अभी, जो जिस पर काम चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, वो हमारे 20 लाख रुपए का है, फिनिश गुड्स 90 लाख की हैं, रिसीवेबल्स 50 लाख की हैं और अदर करेंट एसेट्स 10 लाख के हैं। तो अब इन सबको ऐड करना है, तो क्या कितना था, 200 और 20, आपका 220 हो गया, 220 और यहाँ पर 90 हो गया 310, 310 और 50 360 और 10 370, राइट। तो ये सब ऐड कर 370 लाख रुपए मेरे टोटल करेंट एसेट्स बने। करेंट लाइबिलिटीज मेरे पास में 150 लाख रुपए की है, और जो बैंक की बोरोइंग है वो 200 लाख की है। टोटल बोरोइंग्स मेरे पास कितनी है करेंट लाइबिलिटीज, वो अगर मान लो यहाँ पर 350 लाख है। तो पहला मेथड क्या है कि हमने यहाँ पर जो टोटल करेंट एसेट्स हैं उनमें से करेंट लाइबिलिटीज और बैंक बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर इसको निकाला, तो ये हमारे पास 220 लाख आ गया। अब एनडब्ल्यूसी हमारे पास क्या रहेगा, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। तो 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप हमारे पास कितना होगा, 220 का 25% हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 55 लाख रुपीज। अच्छा, अब यहाँ पर आता है मिनिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस की बात। तो बैंक फाइनेंस हमें कितना मिल सकता है, अब हमें वो देखना है। तो ये हमारे पास में वर्किंग कैपिटल गैप कितना है, 220 लाख रुपए का है। तो 220 लाख रुपए में से 55 लाख तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर 165 लाख रुपीज हमारी बच जाती है। अब एक्सेस बोरोइंग हमारी कितनी हो गई, तो 200 में से 165 को हमने माइनस करा तो 35 लाख रुपए। ठीक है, करेंट रेशियो क्या है, 370 और 320। करेंट लाइबिलिटीज क्या थी, 200 और 150। बैंक से ऑलरेडी कितनी बोरोइंग्स कर ली हैं, हमने 200 लाख रुपए की, जबकि बैंक से हम कितनी बोरोइंग कर सकते थे, केवल 55 लाख रुपए की। तो यहाँ पर तो हमने ज्यादा ही बोरो कर लिया है। ठीक है, कितना ज्यादा, 35 लाख रुपए ज्यादा। आगे समझ में क्या हुआ, एक और बार देख लो। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप हमें निकालना था, जिसका फॉर्मूला था टोटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, और उसमें हम बैंक की जो बोरोइंग्स है उन्हें नहीं लेकर चल रहे।
तो बैंक के बिना बोरोइंग्स के 150 लाख की करंट लाइबिलिटीज है और टोटल करंट एसेट्स मेरे पास है टोटल यहाँ पर 370 लाख। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप आया 220। और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग बोलता है कि हम वर्किंग कैपिटल गैप का 25% ही बैंक से बोरो कर सकते हैं। तो ये हो गया था हमारा 55 लाख, जबकि बैंक से अगर हम बोरोइंग्स देखें तो वो 200 लाख की है। तो इसका मतलब हमने ज्यादा बोरो कर लिया है। सेकंड मेथड है नेट वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है, उसका 25% ऑफ टोटल करेंट एसेट। टोटल करेंट एसेट हमारे पास 370 था और इसका 1/4 हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 92.5 आ जाएगा। अब मिनिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस हमें कितना अलाउ किया जाएगा, तो ये हमें यहाँ पर केवल और केवल 370 रुपए में से हम क्या करें, 370 लाख में से यहाँ पर 92.5 को माइनस करेंगे और 150 लाख रुपीस जो है वो हमारी करेंट लाइबिलिटीज का माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आया अप्रोक्सीमेटली 128 लाख रुपीस। अब एक्सेस बोरोइंग की बात करें तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 128 लाख रुपए जो हैं वो चाहिए थे, जितना हमें अलाउ किया गया, और हमने 200 लाख ले रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस कैसे निकालना था कि टोटल यहाँ पर हमारे पास करेंट एसेट्स का एनडब्ल्यूसी कितना होगा, और एनडब्ल्यूसी में हम क्या कर रहे थे, यहाँ से भी हमारी जो बैंक करेंट लाइबिलिटीज है वो माइनस की, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज माइनस यहाँ पर हमारा एनडब्ल्यूसी। तो ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल था और ये हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल, और यहाँ से हमने वर्किंग कैपिटल गैप निकाला। वर्किंग कैपिटल गैप हमारा 128 लाख रुपए का आया और हमने लिया है यहाँ पर ऑलरेडी 200 लाख। थर्ड मेथड में क्या है, कोर करेंट एसेट्स हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि जो कोर करेंट एसेट्स हैं वो 95 लाख हैं और बाकी बचे हुए जो है वो हमारे पास रिमेनिंग करेंट एसेट्स है। तो ऐसी सिचुएशन में एनडब्ल्यूसी हमें कितना चाहिए होगा, तो ये हमने देखा था कि 100% ऑफ कोर एसेट्स प्लस यहाँ पर 25% ऑफ आपके रिमेनिंग करेंट एसेट्स। तो ये हमने यहाँ पर एनडब्ल्यूसी निकाल लिया। अब वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना था, वो था हमारे पास करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज माइनस आपका एनडब्ल्यूसी। तो करेंट लाइबिलिटीज हमारे पास में एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग थी 150, करेंट एसेट्स थे 370 और एनडब्ल्यूसी गैप हमारा 163.75 है। तो बैंक यहाँ पर हमें केवल 56.25 रुपीज ही दे सकता था, लेकिन हमने अगेन एक्सेस में बोरोइंग्स कर रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास 3 मेथड्स ऑफ लेंडिंग है। एक बार और इसे ध्यान से देख लो। पहला मेथड ऑफ लेंडिंग में क्या हो रहा है, पहले में बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एनडब्ल्यूसी है वो 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप होनी चाहिए। तो 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप आपका कितना है, ये आपका यहाँ पर आएगा 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप आपके पास आ गया इतना, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल गैप में हम टोटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज करेंगे तो हमारे पास में आ गया इतना अमाउंट, और ये हमारे लिए क्या है, मिनिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या बोला कि एनडब्ल्यूसी हमारा कम से कम 25% टोटल करेंट एसेट्स का होना चाहिए, और फिर हम इसे यहाँ पर थर्ड मेथड में क्या कर रहे थे, एनडब्ल्यूसी हमारा 100% ऑफ कोर करेंट एसेट्स और 25% रिमेनिंग कोर एसेट्स का ले रहे थे। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट आता है कैश बजट मेथड। तो ये हम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास कोई सीजनल बिजनेस है, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। तो की प्रिंसिपल्स यहाँ क्या रहेंगे, तो हर एक बिजनेस में कैश इनफ्लोज होते हैं। कब होते हैं, इनकम होती है, इनफ्लो है ना। तो इनकम कब होगी, जब हम कुछ सेल कर रहे हैं, और आउटफ्लो कब होता है, जब हमें कुछ खर्चे करने हैं, जैसे हमने परचेजेस किए, वेजेस पे की, सैलरीज पे की। तो बैंक फाइनेंस हमें तब चाहिए होता है जब हमारी सेल्स कम है और हमारे खर्चे ज्यादा हैं। तो ये हमारे लिए डेली कैश फ्लो प्रोजेक्शन में हेल्पफुल होता है और इसे हम प्रैक्टिकल मेथड नहीं मानकर चलते। तो हम यहाँ पर मंथली या क्वार्टरली कैश फ्लो एस्टिमेट्स को यूज करेंगे। प्रोसेस क्या है, एक कैश बजट बनाओ जिसमें एक्सपेक्टेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज लोगे, फिर कैश डेफिसिट्स देखोगे कितने हैं, इनफ्लो में से आउटफ्लो अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर डेफिसिट आ जाएगा। मान लो 50 लाख की सेल हुई और खर्चे हुए 75 लाख के,
तो 25 लाख रुपए की डेफिसिट हो गई। तो ये हमने देखा। और बैंक फाइनेंस क्या है, जो 25 लाख रुपए की हमारे पास डेफिसिट है। तो बैंक को यहाँ पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स पता चलती हैं और वो उतना ही फंड हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पर कोई आर्बिट्ररी लिमिट्स हम यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, इनफ्लोज देखोगे कि भाई बैलेंस आपके पास कैश का कितना है। फिर टर्म लोन, यहाँ पर अगर आपने बैंक से लिया तो आपके पास कुछ पैसा आ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, कितनी सेल्स हुई, और अदर तरह के कैश इनफ्लोज। तो टोटल इनफ्लो आ गया। मान लो कोर ऑपरेशन से नहीं आ रहा आपको तो भी आप लेकर चल रहे हो। फिर यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया, लेबर आपके पास कितनी है, पावर एंड फ्यूल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स और अदर कैश फ्लोज आउटफ्लोज। तो ये आपके आउटफ्लो आ गए। तो टोटल कैश आउटफ्लोज आ गए। अब कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो को माइनस किया तो डेफिसिट्स आ गई। बैंक फाइनेंस कितना चाहिए वो पता चल गया। नेक्स्ट आता है टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट। तो अब यहाँ पर आपकी जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो अपनी चेंज हो चुकी है डेफिनेशन, राइट। तो एक बार एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, वैसे तो मैं आपको पीपीबी की क्लास में अलग से बताऊंगी ही, लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए कि एमएसएमई की जो न्यू डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंपनीज हमारी एमएसएमई के अंडर आएंगी। तो यहाँ पर जो माइक्रो कंपनीज हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट आपकी 2.5 करोड़ तक होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो आपका कितना जाएगा, 10 करोड़ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल में आपकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक होती है और टर्नओवर 100 करोड़ तक। अगर आपका मीडियम है तो इन्वेस्टमेंट आपकी 125 करोड़ है और टर्नओवर आपका 500 करोड़ तक रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेंगे कि भाई ये वाला मेथड किस तरह से सुटेबल रहेगा। तो जहां पर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आपकी 5 करोड़ है, ये एमएसएमई की डेफिनेशन है, ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया, 2.5, 25, 125 और ये टर्नओवर। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल अगर आपकी 5 करोड़ तक है तो की अजम्पशंस क्या है कि वर्किंग कैपिटल हमें 25% चाहिए एनुअल टर्नओवर का। तो अगर 5 करोड़ यहाँ पर मेरी एनुअल टर्नओवर है तो ऐसे में 1/4 अमाउंट मुझे चाहिए, दैट इज 1 करोड़ रुपीस मुझे चाहिए होगा। या फिर इसमें भी क्या होगा, अब इस 1 करोड़ रुपीस में भी 20% जो है वो तो हमारी बैंक दे रही है और यहाँ पर 5% जो है वो एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट आती है आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है। तो आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि आप वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट्स एमएसएमई को दो हमारा, और कैसे कंप्यूट करोगे कि मिनिमम 20% उनके एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर का। तो अगर यहाँ पर लिमिट्स आपकी 5 करोड़ हैं, अब ये मेथड यहाँ पर अंडर फाइनेंसिंग करवा सकता है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी अगर 3 महीने से ज्यादा है। इसीलिए बैंक्स को बोला गया है कि जो होल्डिंग नॉर्म मेथड्स हैं, जो हमने फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग पढ़ा था, उनको भी आप यूज करो और देखो कि जहां पर भी या तो होल्डिंग नॉर्म मेथड के साथ जाओ या तो टर्नओवर मेथड में। अब इनको भी कंपेयर करो कि कहाँ आपको ज्यादा पैसा देना है, तो जहां भी ज्यादा देना है उसको आप यूज करोगे। एक एग्जांपल है, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेरा 300 लाख, ठीक है। तो अब 300 का यहाँ पर 1/4 में देखूंगी कि कितना आ रहा है, राइट। तो 1/4 यहाँ पर अगर मेरा 75 आ गया तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मार्जिन मेरी 5% की रहेगी और 5% में बाकी बैंक फाइनेंस करेगा 20%, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर टर्नओवर असेसमेंट। अच्छा, कैश बजटिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि जो बोरोअर्स हैं वो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आपकी 5 करोड़ से ज्यादा में यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पर होगा। तो ऐसा कब हो रहा है कैश बजट मेथड के अकॉर्डिंग, जब यहाँ पर हम कैश फ्लोस को हमारा कंपेयर कर रहे थे। तो अगर यहाँ पर इंटरनल हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो रिपोर्टिंग आ रही है वो एकदम एडिक्वेट है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, एनवायरमेंट हमारा कंप्यूटराइज्ड है और हम पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टाइम पर दे सकते हैं। तो फाइनेंस इज सैंक्शनड एज शॉर्ट टर्म लोन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीपेबल होना चाहिए इंस्टॉलमेंट्स में, शॉर्ट टर्म लोन होना चाहिए, 1 या 2 साल के अंदर अंदर पूरा पैसा वापस कर दो। तो सीजनल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ऑर्डर बेस्ड ऑपरेशंस में हम इसे यूज करेंगे और डेवलप्ड कंट्रीज में ये यूज होता है। असेसमेंट बेसिस में प्रोजेक्टेड कैश बजट स्टेटमेंट, इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो, पीक लेवल कैश डेफिसिट आपका टोटल बैंक फाइनेंस बताएगा कि इतना हम फाइनेंस कर सकते हैं।
बोरोअर्स कम से कम यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल का 25% पीक डेफिसिट के टाइम पर पे करेंगे। ड्रॉइंग यहाँ पर आपको अलाउ होगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मंथली डेफिसिट। एक महीने में आपके पास कितना डेफिसिट है उतना ही पैसा आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, बाकी अकाउंट में छोड़ दोगे। फिर यहाँ पर अवेलेबिलिटी आपके चार्जेबल एसेट्स की देखी जाती है। तो 3 मेथड्स आपके असेसमेंट के हैं यहाँ पर, होल्डिंग नॉर्म्स, कैश बजटिंग और टर्नओवर मेथड। तो हमें यहाँ पर इसका कंपैरिजन टेबल है, इसको आप एक बार अपने आप से देख लेना, ठीक है। की इनसाइट्स क्या है, होल्डिंग और कैश बजट मेथड्स में आपके पास में एक्टिविटी लेवल्स क्या है, क्रेडिट टर्म्स आपकी क्या है और करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी नीड्स क्या है। डिफरेंस क्या है, होल्डिंग मेथड ईयरली एवरेज यूज करता है, कैश बजट मेथड मंथली डेटा पीरियड 1 2 3 4, टर्नओवर यहाँ पर प्रोजेक्शंस करता है और स्मॉल बोरोवर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं हमारे बुक के जो मैकमिलन के क्वेश्चंस हैं। तो ये पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहला बोल रहे हैं आरबीआई की गाइडलाइंस यहाँ पर बोल रही है कि बैंक्स को यहाँ पर केवल टर्नओवर मेथड चूज करना है। दूसरा बोल रहे हैं कि बैंक्स यहाँ पर फ्री है कि कोई सा भी वर्किंग कैपिटल मेथड यूज कर सकते हैं। तो यही बात करेक्ट है। यहाँ पर बैंक्स को बोला गया कि आप अपने आप देख लो, तीनों मेथड में यहाँ पर असेसमेंट करो और कोशिश करो कि जिसमें ज्यादा पैसा दे सकते हो उस वाले मेथड को चूज करोगे। डिफरेंस आपके टोटल करेंट एसेट्स और टोटल करेंट लायबिलिटीज में क्या कहलाता है, नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। कौन सा यहाँ पर अमंग्स द सोर्स है ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो पहला बोल रहे हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, हमने देखा था, पब्लिक डिपॉजिट्स, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, कमर्शियल डिपॉजिट, आपके पेपर्स, यहाँ पर सब कुछ क्या था, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का सोर्स थे, राइट। तो हमने यहाँ पर ऐसे 10 सोर्स पढ़े थे, जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में पब्लिक डिपॉजिट्स था, फैक्टरिंग था, फोरफिटिंग था, है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पर बैंक से फाइनेंस ले सकते थे, सप्लायर्स ट्रेड क्रेडिट था हमारे पास में, करेंट लायबिलिटीज था हमारे पास में। तो इन सबको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है रिगार्डिंग फंडिंग एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी। तो पहले में बोल रहे हैं दोनों में पैसा ट्रांसफर होता है, नहीं, नॉन फंडेड में तभी होगा जब यहाँ पर जो कस्टमर है बैंक का वो डिफॉल्ट कर जाएगा। फंडेड फैसिलिटी यहाँ पर नॉन फंडेड बन जाएगी, नहीं, नॉन फंडेड जो है वो फंडेड बन जाती है जब यहाँ पर बैंक ने गारंटी दी तो नॉन फंडेड थी। अगर यहाँ पर बोरोवर डिफॉल्ट कर गया तो बैंक को पैसा देना पड़ रहा है, फंडेड बन गई। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बोथ लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटीज हमारी नॉन फंडेड फैसिलिटीज हैं, ऑफ कोर्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट आपकी ज्यादा सुटेबल है फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस जहां पर हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म लेवल ऑफ ऑपरेशंस है, हाई लेवल ऑफ ऑपरेशंस है, लो लेवल ऑफ ऑपरेशंस है या फिर सीजनल ऑपरेशंस है। तो सीजनल ऑपरेशंस में हम कैश बजट मेथड को यूज कर रहे थे। टर्नओवर मेथड हम कहाँ यूज कर रहे थे, स्मॉल बोरोवर्स के लिए, एमएसएमई, जहां पर इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 5 करोड़ रुपए तक थी, राइट, याद रहेगा। चलिए इसी के साथ में हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको इस चैप्टर की क्विज मिल जाएगी, जाकर क्विज एक बार लगा लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आरपी एकेडमी ऐप पर आप लोगों के लिए मॉक्स फ्री हो चुके हैं, तो जाकर मॉक्स भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही है, अब हमारी मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।